आज की ये कत्ल की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अपने सारे पैंतरे आजमा लिए थे। लेकिन उसके बावजूद पुलिस वाले कातिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अचानक उन्हीं में से एक ऑफिसर ने अचानक एक नंबर पे कॉल कर दिया, जिस नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस वाले कातिल तक ही नहीं पहुंचते, बल्कि ये कॉल करना उनके लिए इतना मुफीद होता, इतना फायदेमंद होता कि वो उन्हें सजा दिलाने में भी कामयाब हो जाते। और ये कॉल करना सिर्फ एक इत्तेफाकन था। उन ऑफिसर्स में से एक पुलिस ऑफिसर की ये सोच थी कि शायद वो इस नंबर पे अगर कॉल करें तो उन्हें कुछ क्लू मिल सकता है उन कातिलों का, जिसके बाद होता भी वही है। कहानी की शुरुआत असल में हिंदुस्तान के दो बड़े शहरों से होती है, कोलकाता और मुंबई। जो शुरुआत होती है वो कोलकाता से होती है। यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम दीपेंद्र असीत बैनर्जी होता है, जो एक आईटी इंजीनियर था। उसकी नौकरी नवी मुंबई में लग जाती है। नवी मुंबई की एक कंपनी में उसकी जॉब लगती है। वो कोलकाता से नवी मुंबई जाता है। अब उसका प्लान था कि वो यहाँ पर एक फ्लैट लेगा जहाँ वो रहेगा। वो फ्लैट के लिए एक ब्रोकर को हायर करता है, जिसके साथ वो अलग अलग फ्लैट्स देखने जाता है। और उसके बाद उसे एक फ्लैट पसंद भी आता है, जो कि एक अपार्टमेंट 8A अपार्टमेंट में था। वो उसी अपार्टमेंट को ले लेता है और वहाँ पर वो रहता है। उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वो अपने रूम से ऑफिस जाता, काम करता, और काम करने के बाद वापस जब उसकी छुट्टी होती तो वो वापस अपने रूम पे आता। अच्छी खासी सैलरी उसकी, ठीक ठाक रहन सहन, उसके पास सब कुछ था। लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में एक तारीख आती है, और ये वो मनहूस तारीख थी जिस तारीख ने उसका सब कुछ बदल दिया, उसकी ज़िंदगी में आफत लेकर आए। और यही वो तारीख थी जिसके बाद दीपेंद्र असीत बनर्जी को आगे की ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिला। और वो तारीख थी 10 अगस्त 2010। यही वो मनहूस तारीख थी जिस तारीख को दीपेंद्र असीत बनर्जी की बहन उसे कॉल करती है, और उसका कॉल नहीं उठता। उसकी बहन सोचती है कि शायद वो बाथरूम में हो या कोई काम कर रहा हो, वो अभी रिटर्न कॉल करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ देर के बाद उसकी बहन दोबारा रिटर्न कॉल करती है, जिसके बावजूद वो कॉल नहीं उठाता। वो रेगुलर ट्राई करती रहती। धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता, रात हो जाती। अब दीपेंद्र असीत बनर्जी कॉल नहीं उठा रहा था। उसकी बहन काफ़ी परेशान होती। वो ये सोचती है कि शायद कुछ ज़्यादा ही बिजी, जिसकी वजह से वो उसका भाई उसकी कॉल नहीं उठा रहा है। वो अब दूसरे दिन का इंतज़ार करती। दूसरा दिन आ जाता है, 11 अगस्त 2010। उसकी बहन दोबारा उसे ट्राई करती है, लेकिन 11 तारीख को भी उसको कॉल नहीं उठता। अब ये देखते हुए उसकी बहन काफ़ी घबरा जाती है। वो उस ब्रोकर से कांटेक्ट करती है जिस ब्रोकर ने असीत बनर्जी को घर दिलाया था। उस ब्रोकर को कॉल करके वो बताती है सिचुएशन के बारे में। ब्रोकर भी दीपेंद्र को कॉल करता है, लेकिन उसका भी कॉल जब नहीं उठता तो वो काफ़ी परेशान होता है। वो भागते हुए उस अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। और वो जैसे ही उस दरवाजे को खुला देखता है, उसे कुछ चीज़ें महसूस होने लगी थी। वो फौरन इलाके की पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करता है। फौरन पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुँचते हैं। अब वो उनके साथ उस रूम में दाखिल होता है। जब वो उस रूम में जाता है, पुलिस ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं, तो कुछ दूर अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ नज़र आता है कि दीवार पे खून के धब्बे पड़े हुए, खून के छींटे। वो ये देखते ही ये समझ चुके थे कि शायद कुछ अनहोनी हुई। आगे बढ़ते तो देखते हैं कि एक व्यक्ति मुंह के बल ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जिसके शरीर से बेइंतहा खून बह रहा था, और वो खून बाथरूम की तरफ गया है और वहाँ पर खून जमा हुआ है। पुलिस वाले जैसे ही ये देखते हैं, फौरन घर वालों को इत्तला की जाती है। अब सोचिए कि घर वालों पर क्या बीतती होगी कि उनका जवान बेटा, जो कि अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए अपना इलाका, अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए जाता है, और वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। घर वाले भागते हुए नवी मुंबई पहुँचते हैं। अब पुलिस इधर तफ्तीश कर रही थी। पुलिस उस इलाके की छानबीन करती है, उस रूम की, तो देखती है कि इस घर में काफ़ी ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा है।
वो लॉकर्स को चेक करती है। वो देखती है कि लॉकर्स से जो सामान रखने वाला एरिया है वहाँ से ज़्यादातर सामान बिखरे हुए हैं और कुछ सामान वहाँ से गायब है। उसके पर्स को निकाल कर देखती है तो पर्स से एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें गायब थी। पुलिस को अब यह मामला एक लूट का लग रहा था कि कुछ लोग लूटने के लिए आए और वो दीपेंद्र असीत बनर्जी को मार दिए। अब पुलिस इसकी आगे की तफ्तीश करती है। तफ्तीश से पहले पुलिस वाले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम में ये निकल कर सामने आता है कि 16 चाकू के वार दीपेंद्र असीत बनर्जी के ऊपर किए गए। 16 टाइम चाकू से वार किए गए और उसके बाद फिर उस घर में लूटपाट की गई और लूटपाट करने के बाद वो वहाँ से फरार हो गए। अब पुलिस वहाँ पर मौजूद जितने भी एविडेंस हो सकते थे पुलिस के मुताबिक वो उसे कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं, वहाँ से उस जगह के फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं। फिंगरप्रिंट्स जो कि लॉकर के आसपास होते उसे चेक करते तो पता ये चलता है कि ये फिंगरप्रिंट जिसमें एक फिंगरप्रिंट खुद असीत बनर्जी का है और बाकी के जो 3 फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसी अन्य व्यक्ति के, यानी 3 अलग अलग व्यक्ति के। पुलिस को यह समझ में आ जाता है कि इस घर में दाखिल होने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि 3 व्यक्ति। अब पुलिस वाले ये पता लगाने के लिए आगे की तफ्तीश करते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तो उस फिंगरप्रिंट्स के साथ उस इलाके में उस अपार्टमेंट के आसपास रहने वाले लोगों के बहाने बहाने से फिंगरप्रिंट्स लेते और उससे मैच करने की कोशिश करती। लेकिन सारी जांच और सारी तफ्तीश के बावजूद पुलिस के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिससे किसी के ऊपर शक किया जाए या क्लियर हो कि आखिर ये फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। पुलिस वाले अभी इनमें कंफ्यूज थे। इसी बीच वो उस घर की दोबारा से तफ्तीश करते हैं। उसमें देखते हैं कि लॉकर से जो अलमारी है उसमें से जो उसके कपड़े हैं असीत बनर्जी के वो बिखरे पड़े थे उसी वक्त जिस वक्त ये कत्ल हुआ। उनमें से एक शर्ट थी, जो शर्ट बाथरूम के पास पाई गई थी, जो शर्ट खून से पूरी लाल हुई थी, यानी उसका एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था, एक उंगली का भी बराबर, जो खून से लाल ना हुआ। पुलिस वाले उस शर्ट को भी गौर से देखते हैं, उस वक्त भी देखते हैं, दोबारा से भी देखते हैं। पुलिस वालों को यह था कि यह शर्ट असीत बनर्जी की ही है क्योंकि बाकी के भी कपड़े वहां पर बिखरे पड़े थे। पुलिस वाले अब आगे की तफ्तीश धीरे धीरे करते रहते, लेकिन पुलिस को आगे कोई कामयाबी नहीं मिलती दिख रही थी। इसी बीच जब वो दोबारा उस घर में जाते हैं और सारे एविडेंस को दोबारा से देखते हैं जिनमें से वो शर्ट भी थी, उस शर्ट पे पुलिस वालों को ये नजर आता है कि शायद ये शर्ट किसी और की भी हो सकती है क्योंकि जो उसकी साइज थी उस साइज में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनमें से एक ऑफिसर को थोड़ा शक हुआ था कि आखिर एक शर्ट चुना गया जिससे यह खून साफ किया गया और उस शर्ट को वहीं पर छोड़ दिया गया। पहले पुलिस वालों को यह लग रहा था कि शायद यह शर्ट असीत बनर्जी की हो। उसकी वजह यह थी कि कोई भी कातिल कत्ल करने के बाद कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं छोड़ना चाहेगा जिसके कारण वो पकड़ा जाए। पुलिस वाले उस शर्ट को बारीकी से चेक करते हैं। उनमें से एक ऑफिसर अचानक उस पे शर्ट पे एक लेवल देखता है जो कि एक टेलर का लेवल था, स्टार स्टाइलिश टेलर, और उस स्टार स्टाइलिश टेलर का नाम ही नहीं लिखा था बल्कि उस पे एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। पुलिस के ऑफिसर ने फौरन उस नंबर को बगैर सोचे समझे उस पर कॉल कर दिया और कॉल करने के बाद वो उनसे जो भी फ़ोन पे बात हो सकती थी वो करता है कि हमें एक शर्ट मिली है और ये शर्ट आपके यहाँ की सिली हुई है, क्या अगर वो शर्ट हम आपको दिखाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि वो शर्ट किसने सिलवाया। तो वो टेलर कहता है कि अगर वो शर्ट मैंने सिली होगी तो मैं 90% चांसेस है कि मैं ये बता सकता हूँ कि ये शर्ट किसने लिया। बाकी 10% ऐसा भी चांस हो सकता है कि मैं उसके बारे में ना बता पाऊँ। पुलिस की एक टीम भागते हुए उस टेलर के पास जाती है उस शर्ट के फोटो के साथ और जाकर उस शर्ट को दिखाती है उस टेलर को। वो टेलर जैसे ही इस शर्ट को देखता है वो फौरन ये बता देता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये शर्ट मुझसे किसने सिलवाया था। पुलिस वाले उसका नाम और पता लेते हैं, वो नाम और पता बता देता है।
उसी इलाके में जहाँ टेलर था, उसी इलाके की कुछ दूरी पे एक व्यक्ति का नाम पता चलता है। पुलिस की टीम वहाँ पर जाती है, वहाँ उससे पूछताछ करती है। वो बताता है कि हाँ, ये शर्ट मेरी तो है, लेकिन ये शर्ट कुछ दिन पहले मेरा भाई लेकर चला गया है और वो नवी मुंबई में रहता है। अब पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि शायद जो कातिल है वो इसका भाई ही, जो कि नवी मुंबई में रहता है, और ये कत्ल भी नवी मुंबई के एक एरिया में हुआ था। पुलिस की टीम उसके भाई का एड्रेस लेती है, वहाँ पर जाती है, उससे पूछताछ करती है। उसने बताया कि हाँ, ये शर्ट मैं नहीं लेकर आया, लेकिन ये शर्ट मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सूरज गौरव है, उसने मुझसे ली थी और मैं ये शर्ट उससे वापस कई मरतबा मांग चुका हूँ, लेकिन वो ये शर्ट मुझे लौटाता नहीं। पुलिस वाले उसका एड्रेस लेते हैं। एड्रेस लेने के बाद अब सूरज गौरव के पास पहुंचते हैं। पुलिस को ये पता चल गया था कि शायद ये कातिल यही है। पुलिस उसे उठाते हैं, थाने लेकर आते हैं। थाने लाने के बाद अब उससे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पूछताछ में सूरज गौरव ने बल्कि उस लूटपाट का जो मामला था उसे भी एक्सेप्ट किया, और जो असीत बनर्जी का कत्ल था उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसने ही ये कत्ल भी किया और ये चोरी भी की। लेकिन वो अकेले नहीं था, इसके साथ उसके कुछ और भी लोग थे, और वो एक एक कर बाकी अपने 3 साथियों का नाम लेता है, जिनमें एक माइनर था, नाबालिग, उसका भी नाम लेता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने ये कत्ल क्यों किया। वो बताता है कि असल में हमारे साथियों में एक व्यक्ति ऐसा है जो कि उस असीत बनर्जी का करीबी था। करीबी का मतलब दोस्त तो नहीं था, लेकिन अक्सर उसकी मुलाकात उसके साथ होती थी। उसकी वजह ये थी कि असीत बनर्जी खाने के लिए वो टिफिन बुक करता था। उसको टिफिन देने वाला जो व्यक्ति था वो अक्सर उसके घर टिफिन देने जाया करता था। इसी बीच उसकी नज़र पड़ती कि उसके घर में काफ़ी एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं। उसकी स्टाइल, लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी है। वो घड़ी अच्छी पहनता है, मोबाइल फ़ोन उसके पास महंगे से महंगा है, वो हमेशा लैपटॉप से काम करता है, और उसके घर में उसके पास काफ़ी पैसा है। और बातचीत में इत्तेफाकन असीत बनर्जी ने उसे अपनी सैलरी भी बता दी थी, जिसके बाद उसके दिमाग में एक खुराफात आता है और वो ये प्लान करता है कि वो अगर यहाँ पर लूटपाट करे तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। और इसी इरादे से वो सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलता है, उससे ये प्लान शेयर करता है, और उसके बाद फिर जब प्लान डन हो जाता है तो तारीख आती है 10 अगस्त 2010 की, जब ये लोग असीत बनर्जी के रूम के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। और उसके बाद वही व्यक्ति जो टिफिन रोज लेकर आता था वो दरवाजे को नॉक करता है। असीत बनर्जी वापस आता है दरवाजे के पास, दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है ये चारों लोग उसके अंदर जाते हैं और बेइंतहा दरिंदगी के साथ असीत बनर्जी के ऊपर 16 चाकुओं के वार करते हैं, और खून इतना ज़्यादा बहता है कि वो उन्हें डर होती है कि कहीं ये खून जो बह रहा है वो दरवाजे के बाहर ना आए, कोई बाहर से आने वाला उस खून से ये पता चल जाए कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इस वजह से वो जो शर्ट थी उस शर्ट से उस खून को साफ करके बाथरूम की तरफ ढकेलता है, और उसके बाद वो अपनी शर्ट को उस बाथरूम के पास छोड़ देता है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो उस रूम में जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं उन सारी चीज़ों को वो लूटते हैं, और लूटने के बाद फिर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले तफ्तीश करते हैं, फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं। फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाता है, उनके साथ जितने भी लोग थे सारे लोगों की फिंगरप्रिंट्स मैच होने के बाद अदालत फैसला सुनाती है। 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, जिनमें से एक माइनर था, उसे 3 से 4 साल की जो सज़ा होती है माइनर की वो दी जाती है, जिसमें वो शर्ट भी एक सबूत के तौर पे काम आती है। और वो फिंगरप्रिंट्स जो फॉरेंसिक टीम ने वहाँ से इकट्ठा किए थे, जो फिंगरप्रिंट्स उसने आसपास के लोगों से पहले भी मैच कर लिए थे, लेकिन आखिर में जब इन लोगों के साथ ये फिंगरप्रिंट्स मैच किए जाते हैं तो फिंगरप्रिंट्स मैच भी हो जाते हैं, जिसके बाद अदालत इन्हें इसी बेस पे सज़ा सुनाती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।